तो स्टूडेंट्स आज हम केमिस्ट्री के इस पार्ट में देखने जा रहे हैं जो हमने एक परमाणु का बीज डाला था जिसे हमने क्या कहा था, केमिस्ट्री का बीज डाला था जिसे हमने परमाणु कहा था। और परमाणु के डाल्टनवाद को हम पहले देख चुके थे और उससे जुड़े हुए काफी कंसेप्ट। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो इस बात को बताने के लिए है कि वहां एक क्वेश्चन मैंने आपसे छोड़ा था कि कोई परमाणु आखिरकार कब आयन बन जाता है। आज हम इसी बात को देखेंगे इस लेक्चर में कि कैसे कोई परमाणु आयन बन जाता है। लेकिन उसको समझने के लिए पहले कुछ मूलभूत बिंदु हैं जिसे हमें समझना होगा, और वो है, उन बिंदुओं को हम लिख देते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा परमाणु का नाभिक। आपको समझना पड़ेगा परमाणु क्रमांक। आपको समझना पड़ेगा परमाणु भार। इसके लिए आपको पहुंचना पड़ेगा परमाणु कक्ष की ओर। इसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे परमाणु कक्षक। नेक्स्ट पॉइंट होगा अष्टक नियम। और फिर आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर। इन बिंदुओं पे स्टेप टू स्टेप हम चर्चा करेंगे और आज के इस लेक्चर के एंडिंग में आप सारांश में पहुंच जाएंगे कि कोई परमाणु कैसे आयन बनता है। और आप इस आधे घंटे के बाद जो लेक्चर होगा उसमें आपको रटने वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। इसके लिए लेकिन आपको बेसिकली कुछ बातें पता हो। जैसे सबसे पहली बात ये कि परमाणु का नाभिक क्या है। तो किसी परमाणु के केंद्र का वह भाग जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हो। तो हम ये जानते हैं कि ये एक परमाणु है जो खुद गोल होता है और ये बीचों बीच में क्या है, एक केंद्रक। परमाणु की वर्तमान परिभाषा को हम एक बार दोहरा देते हैं। किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, परमाणु कहलाता है। परमाणु को डाल्टन ने जरूर अभाज्य कहा था, लेकिन आपने देखा था कि इसके तीन मौलिक कण होते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन मौलिक कण हैं, ठीक। अब ये तीन मौलिक कण में से जो दो मौलिक कण थे वो कौन से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में होते हैं। ये बीच में होते थे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन उदासीन है, प्रोटॉन पर धनावेश है और टोटल नाभिक पे कौन सा आवेश है। तो नाभिक क्या है, परमाणु के केंद्र का वह भाग जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है, जिस पर धनावेश होता है, जिसके लिए जिम्मेदार होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और जब वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वो दो प्रकार से चक्कर लगाते हैं। कैसे दो प्रकार से? कल्पना करें कि यहां पे कोई सेंटर पॉइंट है और मुझे उसके चारों ओर क्या लगाना है, चक्कर लगा। मैं इलेक्ट्रॉन हूं, यहां बीच में नाभिक है, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं उसके चारों ओर चक्कर लगाऊंगा। तो बात समझना कैसे भाई, जैसे मैं ऐसे घूम रहा हूं उसके चारों, लेकिन ऐसे नहीं घूम रहा हूं। मैं कैसे घूम रहा हूं, कुछ इस तरह से होते हुए, इस तरह से होते हुए, मतलब समझ रहे, यानी मैं खुद भी घूम रहा हूं अपने अक्ष पे और उस नाभिक के चारों ओर। जैसे पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और खुद भी घूमती है। कितनी गति होती है, दो। इलेक्ट्रॉन की भी कितनी गति होंगी, दो। ये नाभिक के जो चारों ओर घूम रही है ये गति, ये होगी कौन सी गति उसकी, कक्षीय। और खुद ऐसे भौरे के समान वहां घूमेगी खुद भी, वो उसकी होगी कौन सी गति, चक्रीय। ठीक है। अब समझना यह है, यहां पर एक बात और हम बता दें आपको कि जो परमाणु का नाम पड़ा था वो क्या था, एटम था ना, इंग्लिश नाम।
परमाणु का इंग्लिश नाम क्या है? क्या यह नाम आज की डेट में सही है? ये भी बात है कि क्या एटम जो नाम है सही है क्या? तो आज की डेट में यह नाम गलत है। अब बोलेंगे सर आप कैसे बोल रहे हो गलत है? तो 2 मिनट के लिए इसकी हिस्ट्री पे पहुंचते हैं कि एटम नाम रखा क्यों गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जब एटम की बात डाल्टन ने कहा था तो उसने क्या कहा था बताओ शुरुआत में? परमाणु कैसा है? अभाज्य, अविभाज्य है। अ को हटा दो, अब क्या बचा? विभाज्य। और ग्रीक भाषा में विभाजन को कहते हैं टम। क्या कहते हैं? ग्रीक भाषा में टम कहते थे। और ग्रीक भाषा में किसी के सामने ए लगा दो तो उसका उल्टा अर्थ हो जाता है। ठीक, तो टम यानी विभाजन। चूंकि विभाजन नहीं होता था तो उसका नाम क्या है? तो उस समय उसका नाम क्या पड़ा? लेकिन अब तो विभाजित होता है ना, तो अब नियम से क्या होना चाहिए था? ए को हटा दो फिर से, तो एटम का नाम क्या होना चाहिए था? लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि एक बार इतिहास के पन्नों में, चाहे वो नाम अब कुछ भी हो गया हो, लेकिन उसका उस समय अपना एक इतिहास था, इसलिए इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्योंकि अगर वो इतिहास के पन्नों में वो नहीं दिया गया होता तो संशोधन किस पे होते, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस बरकरार रखा जाता है। इसलिए आज भी उसको एटम ही कहते हैं। ये बात क्लियर है? बीच बीच में बहुत सी ऐसी बातें आएंगी जो किसी एक राइटर की नहीं होंगी। अब तो समझ गए नाभिक क्या है? किसी परमाणु के केंद्र का वह भाग जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, वो कहलाता है। मैं बार बार इस बात को क्यों दोहरा रहा हूं पता है? क्योंकि अगली डेफिनेशंस जो बताने वाला हूं वो इसी पे तो डिपेंड है। अब समझना बात को। किसी परमाणु के केंद्र में, किसी परमाणु के, या हम नाभिक कह दो डायरेक्ट उसको, परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले केवल प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले केवल की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये देखो अगली परिभाषा, ओनली किसकी संख्या भाई? प्रोटॉन की। रटना नहीं है, बड़ा सटीकता के साथ जवाब देना है। परमाणु, उसके अंदर क्या है? नाभिक, और नाभिक में पाए जाने वाले कौन? प्रोटॉन। उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे? ठीक। फिर बात आई परमाणु। अब आप बताओ, समझदार हो, क्या बोलोगे? n+p समझ गए? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योगफल क्या कहलाएगा? परमाणु का भार कहलाएगा। ठीक, ये दोनों चीज पहले क्लियर। इनको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, बात को समझना। अगर x आपके पास कोई तत्व है, मान लो x कोई क्या है, तो ऊपर साइड यहां लिखा जाता है परमाणु भार, और यहां लिखा जाता है परमाणु, यानी यहां लिखा जाता है किसकी संख्या और यहां किसकी संख्या होती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये हमेशा बराबर होते हैं। जितने अंदर प्रोटॉन होंगे बाहर उतने, ये बात भी ध्यान रखो। न्यूट्रॉन की कोई गारंटी। अब एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो, कोई भी एलिमेंट, नीचे क्या लिखोगे? परमाणु क्रमांक। यहां क्या लिखोगे? परमाणु एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि सोडियम में मैंने लिख दिया 11 और यहां लिख दिया मैंने 23, और मैंने पूछा कि बताओ भाई न्यूट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, और तो आपने देखा कि जो यहां लिखे हैं P, और प्रोटॉन की संख्या को ही हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। इसका मतलब बताओ ये कितना है? इसका मतलब 11 और 11, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब क्या निकालना है? कैसे निकालोगे बता दो? ये किसकी वैल्यू भाई? n+p की। तो अब देखो n+p इज इक्वल टू 20।
अब लेकिन P कितना था अपने पास में, तो n प्लस 11 बराबर 23, पक्षांतर कर दो, n बराबर 23 ऋण, तो n बराबर कितना आया, आ गया 12। लेकिन इतनी बचपना हरकत नहीं करनी, सीधे तुम यहां से इसको घटा देना, 23 में से 11 गया, सीधा 12, और नीचे जो दिखता है वही प्रोटॉन है, और वही नीचे जो दिखेगा वही प्रोटॉन की संख्या और वही, और यहां से घटा के जो बचा 23 में ये, वो काय की संख्या होगी। तो अब बात समझ रहे। अब केमिस्ट्री में प्रेजेंटेशन सीखना कि कोई भी एक एलिमेंट आपको लेना है, नीचे परमाणु क्रमांक रहता है, ऊपर परमाणु भार होता है, जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन की संख्या है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और जो ऊपर लिखा वो क्या है, परमाणु भार या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। पहले ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक। ये क्लियर होने के बाद हम इससे पहले की किस में चले, कक्ष और कक्षक। तो कक्ष एक्चुअली है क्या, कोष क्या है, इस पे थोड़ी सी हमारी चर्चा होनी है, विशेष चर्चा इसी पे है भी हमारी। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है, तो पहले देख लीजिए। तो अब हम ये देखते हैं कि कक्ष क्या है। देखें, कक्ष या इसको हम कहते हैं कोश, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट, और इसको हम कहते हैं सेल। ठीक, ये ऑर्बिट। एक कक्ष क्या है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कोई एक गोला हो, अगर गोला ऐसा बीच में रख दूं और एक मैं पेंसिल लूं और उसके चारों ओर सराउंडिंग करके आकृति बनाऊं, तो कौन से आकार की बनेगी, सर्कल बनेगी, वृत्त के आकार के बनेगी। और परमाणु कैसा है, गोल है, तो नाभिक भी कैसा होगा, तो उसके चारों के रास्ते कैसे होंगे। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन रहता है ना नाभिक के चारों ओर, तो कहां रहता होगा, तो वो छोटे छोटे सर्कल बनेंगे। कितने सर्कल बनेंगे, क्या एक तो सर्कल बना दें तो वहां पूरे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या, वो तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी। तब एक कंसेप्ट आया कि कक्ष क्या है, तो भाई ये कुछ और नहीं है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिस पर नाभिक। वो रटने की जरूरत ही नहीं केमिस्ट्री में, कहा था ना मैंने शुरू में, ढंग से सुनोगे केमिस्ट्री जो टफ लगती है वो तुमको बिल्कुल ऐसा पानी की तरह बहा दोगे उसको। बहुत आसान बात है भाई। ये परमाणु था, ये बीचों बीच में क्या है अपने पास में, नाभिक है। तो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार रास्ते हैं, पथ है। मान लो ये बगीचा है और घूमने के चारों ओर रास्ता वृत्ताकार बना हुआ है, और उस पे इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं, कक्ष या कोष या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक ऊर्जा होती है। ठीक, अब बात आती है कि कितने, क्या नाभिक के चारों एक ही होता है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि इनकी जो संख्या है वो होती है मैक्सिमम कितनी, 7। भविष्य में इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी तक के इतने एलिमेंट ही ज्ञात नहीं है कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट पड़ी हो। वो आने वाले भविष्य में जब कुछ एलिमेंट्स की संख्या बढ़ेगी, जब उसके आगे के खोज होंगे, तब का मैटर है। और तब तक के तो ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, क्योंकि एलिमेंट की खोज हर दिन नहीं हो जाती। अब समझना, बात आती है 7 कोष। तो इतना तो अपने को भी पता है कि जो पहला सर्कल है वो छोटा होगा, उसके बाद वाला सर्कल थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद वाला सर्कल और भी, ऐसे कितने होंगे बाहर जाने पे, 7। ठीक, जब 7 होंगे, जैसे मैं यहां से लेकर चलता हूं, पहले मैं ये एक नाभिक बना लूं, 1 2 3, इसको हम हटा दे, बनाना पूरे पड़ेंगे, 3 और ये
4, ये 5। कंसेप्ट को समझो, सुंदरता पे मत जाओ, क्योंकि बहुत सुंदर डायग्राम नहीं बनाता मैं, वो तुम्हारा काम है। सिलेक्शन सुंदर डायग्राम से नहीं मिलेगा, सिलेक्शन सटीक ज्ञान से मिलेगा, क्योंकि आपको 4 में एक क्वेश्चन टिक करना है, ना कि डायग्राम बनाना। तो आप समझ लें, 1 2 3 4 5 6 7। एक बात तो अपने को भी समझ आती है यार, जब पहला वाला छोटा है, हमारे घर में कोई छोटा सा रूम है तो 1 या 2 लोग रहेंगे, थोड़ा बड़ा रूम है तो ज्यादा लोग रहेंगे, हॉल है तो और ज्यादा, बहुत बड़ा हॉल है तो और ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी तो अंतर आएगा ना। वही बात है, जब पहला वाला जो है छोटा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करें, क्या इनका कोई नाम दिया गया है? तो बिल्कुल इनका नाम दिया गया है। याद है किसी को क्या नाम दिया गया है? ABCD को K से चालू करना है, यानी बात समझना। N बराबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पहले वाले को प्रथम कोश कहेंगे, दूसरे वाले को द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, डैश डैश। इसको K से ABCD को चालू कर दो, K L M N O P Q। किसी ने पूछ लिया कि भाई चौथे कोष का क्या नाम है, तो K L M N, चौथे कोष का नाम क्या होगा? बात समझ आ रही है? अच्छा, तो एक डेफिनेशन क्लियर हो गई, उसकी संख्या कितनी होती ये बात क्लियर हो गई, उनके नाम क्या होते ये बात क्लियर हो गई। तो आपके पास R1 ये पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट R2 ये क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट R3 क्लियर, चौथा पॉइंट भाई nवें कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या का फार्मूला होता है भाई 2n²। इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं कि nवें कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अब बताओ कि अगर n बराबर 1 हो तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सूत्र क्या है आपके पास में? 2n² कैलकुलेशन करके क्या आया? तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए ना। इसी तरीके से n बराबर कितना? 2, तो 2 गुणित 2 का वर्ग, यानी अब कर लेना 18 32 और 32 32 के आगे फिर आप आगे मत बढ़ना, फिर 32 ही 32, यानी 2 8 18 32। आपको दिमाग में अब क्या रखना है फाइनली भाई? 2 8 18 32 32 32, इतने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो बात को समझ लें। किसी ने पूछ लिया कि भाई कोष क्या है, कक्ष क्या है, तो बड़ा बच्चों की तरह समझा दो, बल्कि उनको आप खुद बच्चों पर बड़े बन जाओ ज्ञान की दृष्टि से। बहुत आसान है, बोले परमाणु गोलाकार होते हैं तो नाभिक भी गोलाकार होता है, तो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं उन वृत्ताकार कक्षाओं को कक्ष कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या 7 होती है, इनको ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। इनका नाम 1 2 3 4 5 7 हो तो K L M N ये इनके नाम होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है 2n², जहां n कक्ष क्रमांक है। कक्ष क्रमांक n का मान अगर हम 1 रख दें तो 2 आएगा, 2 रखने पे 8 आएगा, 3 रखने पे 18 आएगा, 4 रखने पे 32 आएगा, और उसके बाद ज्यादा आ सकता है रखने पे, लेकिन अभी इतने एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई है। तो 2 8 18 32 माइंड में रखना है, उसके बाद 32 32 ही बोलना है आपको, ठीक है। अब अगली बात आती है कि इनका हम करेंगे क्या। सबकी अपनी कैपेसिटी है, पहले वाला 2 से ज्यादा नहीं रख सकता, अगले वाला 8 और अगले वाला, ये हुआ आपकी कौन सी धारणा हुई बताओ। और आज हमारे लेक्चर का टारगेट क्या है? हमारे लेक्चर का ये टारगेट है कि कोई परमाणु आयन क्यों बन जाता है, और आयन बनने के बाद वो अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है, क्यों बनता है वो, उस बात तक पहुंचना है, और उस बात तक पहुंचने के लिए ये पढ़ना बहुत ही जरूरी था। तो अब तक जो हुआ है वो आपको बात एक बार मैं दोहरा दूं पहले 1 मिनट में, फिर हम चलते हैं उसके आगे की स्टोरी लेकर। देखें,
किसी परमाणु के केंद्र का वह भाग जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है उसे नाभिक कहते हैं। नाभिक पे धनावेश होता है, उसके लिए जिम्मेदार प्रोटॉन होता है। परमाणु गोल होता है, इसलिए नाभिक भी गोल होता है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कोश कहते हैं। कोशों की संख्या 7 होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से ज्ञात किया जाता है। इनका नाम k एलिमेंट डैश होता है और ये ऊर्जा रखते हैं, इसलिए इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको ऑर्बिट और सेल कहा जाता है। अब हम चलेंगे आगे। हमें यह देखना है जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो यह ध्यान रखना इसमें बंटवारा करना पड़ेगा। इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन का क्या करोगे? बंटवारा, और उसको हम कहते हैं कक्षीय विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां बोलेंगे हम ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना, और डिवाइड करते समय अपने दिमाग में क्या रखना है? ये रखना। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम किसी एक का जिसमें डिवाइड करना होगा। हम मान के चलते हैं कि सोडियम 1123 कितने प्रोटॉन है भाई? इसका मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन हुए। अब इसको डिवाइड करना तो ये हो गया सोडियम, ये इसका पहला कोष, ये इसका दूसरा कोष, और ये इसका, और भी हो सकते हैं पर जितने की जरूरत हो अपने को। थोड़े इलेक्ट्रॉन है। 11 को कैसे बांटोगे आप? इस आधार, तो पहले कितना दे दोगे? 2, फिर और फिर दे दिए ना 2 8। क्या है ये? कक्षीय विन्यास। कोई पूछ ले कक्षीय विन्यास क्या है तो आप ये कह देना नाभिक के चारों ओर कक्षों में नियमानुसार, कक्षों में नियमानुसार इलेक्ट्रॉन का वितरण ही कक्षीय विन्यास होता है। इसमें 2 8 18 32 के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को भेजा जाता है। लेकिन यह नियम आगे चल के थोड़ा सा गलत साबित हो जाएगा। क्यों होगा उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। इसलिए मैंने ये बात छेड़ दिया, एक लाइन बोल दिया। कभी किसी ने वीडियो देखा, बोले यार सर ने तो ये वाला पॉइंट में तो कमजोरी है, टीचर को मालूम नहीं ढंग से लग, इसलिए मैंने वो लाइन पे बोल दिया ताकि आगे चल के मैं ही बताऊंगा कि वो क्यों गलत होगा। लेकिन बहुत से लोग होते हैं ना, एक वीडियो को देख के तुलना करते हैं, इसलिए वो लाइन बोल देने से आप आने वाले समय के लिए परफेक्ट हो जाते हो। यानी सामने वाले को पता है कि वो ऐसा है लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उस बात को यहाँ पे नहीं छेड़ रहा, क्योंकि लेक्चर कुछ और का है और मैं किसी और पे अगर डेवलप करूं तो वो बात अभी नहीं जमेगी, है ना। क्योंकि ये भी ध्यान रखना पड़ता है टाइम की सटीकता को। तो समझे बात। 2 8 1 हुआ तो भाई ये पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अगले वाले में कितने बना दें ऐसे? 3 4 5 6 7, और बाहर वाले में, ये बाहर वाला भाई क्या कहलाता है जानते हो आप? बाह्य कोष, संयोजी कोष, वैलेंसी सेल। ये बाहर वाला क्या कहलाता है? रासायनिक क्रियाओं में यही भाग लेता है, अंदर वाले भाग नहीं लेते। ये आंतरिक कोष है। बाहर वाले को बोलेंगे बाह्य कोष या उसको संयोजी कोष कहोगे। उसके अंदर वाले को, ये जो बीच में है, उपांतरिम कोष कहते हैं उसको, इंटरनल सेल। क्या बोलेंगे? उपांतरिम कोष। और ये बाहर वाले को ध्यान रखना, ये जो ये बीच का सेकंड है उपांतरिम, और ये कौन सा है? बाह्य संयोजी कोष। अब यहां आता है, अभी कक्षक को थोड़ी देर भूल नहीं जाते, मैं बता देता हूं लेकिन उतना बताऊंगा जितना अभी जरूरत है। कक्षक क्या है बात समझना। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ को क्या बोले थे? तो नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र, शब्दों पर ध्यान जाए, नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो, उस क्षेत्र को कहा जाता है कक्षक। लेकिन इस बात को हम यहां पे इतना ही बता रहे हैं, कक्षक को बाद में डेवलप होगा जब हम एक स्पेशल लेक्चर लेके आएंगे जिसमें कक्ष और कक्षक में अंतर होगा। आज हमारे लेक्चर में टारगेट नहीं है क्योंकि वो, ठीक है ना, उसमें हम स्पेशल बताएंगे। अब आओ अष्टक के नियम पर। अष्टक के ये क्या है? कोई भी परमाणु अपने स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। जैसे आज आप पढ़ रहे हो ना, क्यों पढ़ रहे हो?
कहीं ना कहीं आने वाले समय में अपने आप के लाइफ को क्या करना चाहते हो आप? स्थाई का क्या मतलब है? अच्छा पढ़ लिख करके या तो आप अच्छा जॉब करेंगे, या तो आप अच्छा व्यापार करेंगे, या तो बहुत अच्छे से खेती, कुछ तो करेंगे ना। अपने आप को स्थायी करने के लिए कुछ तो करोगे, उसके लिए तो ये सब काम कर रहे हो। तो ऐसे परमाणु को क्यों बेचारे को अकेला छोड़ दे? वो भी तो अपना स्थायी करना चाहेगा ना अपने आप को। तो उसके क्या रूल्स होते हैं? परमाणु को कब हम स्थायी मान लें, कब अस्थायी माने, और अगर वो अस्थायी है तो आखिर ऐसा क्या करेगा जिससे कि वो स्थायित्व को प्राप्त कर ले। तो उसके लिए बना है अष्टक का नियम, ऑक्टेंट रूल्स। और ऑक्टेंट रूल्स ये कहता है किसी परमाणु में यदि एक ही कोष है, किसी परमाणु में यदि एक ही कोष है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और यदि कोषों की संख्या 1 से ज्यादा है तो बाहर वाले में यानी संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या कहा मैंने? किसी परमाणु में यदि कोष कितने हैं? केवल एक ही है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2। और अगर कोषों की संख्या 1 से ज्यादा है तो जो बाहर वाला है, जिसको हम संयोजी कोष कहते हैं, वैलेंसी सेल कहते हैं, वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन होना। अगर ऐसा है तो परमाणु स्थायी है। आपने सुना होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन सुने हो? ये अक्रिय गैस पढ़े हो कहीं ना कहीं? अक्रिय, जो किसी से क्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती? आओ बात करते हैं। ये जो हीलियम है, हीलियम में यहां 2 होता है, नियॉन में होता है भाई 10। ठीक, तो हीलियम में ये कितना है? 2। कक्षीय विन्यास करो 2, अगला कुछ बचा ही नहीं आगे। इसमें करो 2, और इसमें कितने कोष थे भाई? एक ही कोष है, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने? इसमें कोषों की संख्या 1 से, और बाहर वाले में कितना है? इसलिए तो ये किसी से क्रिया नहीं करता। यानी कोई परमाणु स्थायी कब होगा? अगर एक ही कोष हो तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, और 1 से ज्यादा हो तो बाहर वाले में 8। सोडियम इतना मचलता क्यों है? इतना खतरनाक क्यों हो जाता है सोडियम? आओ, सोडियम की बात करूं, ये 11 कितना होगा बोलो? 2, 8। बाहर वाले में कितना है? इसीलिए खतरनाक है। जिनके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 1 से ज्यादा कोष होने पर, वो स्थायी है, और अगर वो स्थायी है तो क्रिया ही नहीं करेगा। ठीक, और अगर स्थायी नहीं है तो क्रिया करेगा, वो मचलेगा, या उसको हर हाल में अगर आखिरी वाले में 8 करना ही है, इसीलिए वो स्वतंत्र नहीं रहता। वो मचलते रहता है कि मैं कैसे कैसे या तो दे दूं या तो कुछ भी करूं, पर बाहर वाले में क्या करूं? 8 करूं। ठीक, ये उसका कंसेप्ट रहता है। अब एक बात बताओ, इसके लिए सिंपल सी बात कर, यहां तक क्लियर है ना मेरा मतलब? यानी आप समझ ले पहले, यहां पर कक्ष के बारे में हो चुका, बार बार नहीं। अष्टक का नियम क्या है? जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर कोषों के नियमानुसार जब हम कक्षीय विन्यास करते हैं, तब यदि एक ही कोष हो तो परमाणु में एक ही कोष हो तो 2 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु स्थायी होगा। 1 से ज्यादा कोष हो, बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु स्थायी होगा। लेकिन बाहर वाले में यदि 8 नहीं है तो वो क्या होगा? अस्थायी होगा। तो किसी तरीके से संयोजी कोष में 8 करना चाहेगा। ऐसा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। यानी इसको अगर 8 करना है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब बात आती है कब लेगा और कब देगा, इसका निर्धारण करते हैं अपन। तो चलो यहां तक क्लियर है? इसके आगे स्क्रीन ठीक है? अब यहां देखना है कि कोई परमाणु आखिर कब त्यागेगा और कब ग्रहण करेगा। अब एक बात इसके लिए कल्पना करो आप, ये आपके यहां एक घर है, ये मान लो, और ये पड़ोसी का घर भी चिपकच हुआ
है ना, पड़ोसी घर चिपका हुआ। अब भाई दोनों को जरूरत पड़ी काहे की, एक कार लेना है, ना इसकी पूरी औकात है ना उसकी पूरी औकात है। मान लो 8 लाख की स्विफ्ट डिजायर आती है, एक के पास 6 लाख है, एक के पास 2 लाख, या दोनों के पास 4-4 लाख है। क्या करेंगे अब, ये साझा करेंगे। अब मान लो एक के पास 6, एक के पास 2 है, तो क्या कंडीशन है, ना 6 वाला ले सकता ना मिलके ले सकते हैं। अब ये या तो 2 लाख वाला 6 लाख वाले को 2 लाख रुपए दे दे, ले तू 2 ले, तेरे पास 8 हो जाएंगे, तू ला ले, मैंने कम पैसे मिलाए हैं तो मैं थोड़ा कम यूज करूंगा कार को, है ना। ज्यादा ही तक को शान भगाने को, मीडियम क्लास वाले को शान बड़े जल्दी भगाना है, तू ज्यादा अपने साइड है ना। आंगन में जब खड़े करेगा तो एक काम करना, ये आंगन दोनों का है, तू ऐसा करना कि कार को ऐसा खड़ा करना कि थोड़ा सा एक हल्का कोना मेरे साइड आ जाना चाहिए बस, क्योंकि 2 लाख तो मैंने भी दिया हूं ना, कोना मेरे साइड आए भाई, बाकी भाग। और अगर 4 लाख दिए होते तो डंके की चोट पे 2 चक्के उधर रहेंगे तेरे बाउंड्री के, 2 इधर रहेंगे, बीचों बीच में। करने वाला इंसान कंफ्यूज, आखिर वो किसकी है, वो होता रहा कंफ्यूज। थोड़ा उधर भाई 2 लाख दिया तो थोड़ा दबेगा, वो तो होगा ना ऐसा। बस यही कंसेप्ट को पकड़ लो, बीच में 8 का आधा कितना भैया, 4। अब 2 बात है, 4 से अगर किसी के पास कम है मतलब 1 है 2 है या तो, और 4 से या तो क्या है अधिक है, 5 है 6 है। अब जिसके पास 1, 2, 3 लाख आधे से कम है तो वो क्या करेगा बताओ, दूसरे को देगा, ले भैया तू। और ये इसको थोड़ी दे देगा, ये तो इससे क्या करेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई दिमाग में, बस इसको ठान। अगर 4 से कम है तो क्या करेगा, त्यागेगा। लेकिन अगर 4 से ज्यादा है तो क्या करेगा, कितने ग्रहण करेगा, उस गाड़ी के लिए जितने पैसे की जरूरत है। अगर 7 लाख है तो इससे 1 लाख लेगा, 8 लाख होगा तो 2 लाख, 5 होगा तो। लेकिन 4 हो और ये ए व्यक्ति है और ये कौन सा है, तब ये इसको दे सकता है या ले भी सकता है, दोनों कंडीशन है, लेना देना। यानी ये दे भी, ये क्या करेगा, त्यागना या ग्रहण, कुछ भी हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। वो बताएंगे हम वक्त में कि क्या होता है। जो ज्यादा धनी होगा, दानी आदमी, वो दे देगा, और दूसरा वाला क्या होगा, जो कंजूस होगा वो लेगा, भले बराबर ही सही। अब समझना मेरे कंसेप्ट को कि आज जो मैं सिखाना चाह रहा हूं बस वहां पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। मेरा कंसेप्ट था कि कोई परमाणु आयन क्यों बन जाता है, मैंने आपको बताया कि कक्षीय विन्यास कैसे होता है, फिर मैंने आपको बताया कि स्थायी किसको कहते हो, एक कोष होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा होंगे तो बाहर वाले में 8। ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेगा, वो स्थायी होने का प्रयास करेगा। और प्रयास करने के लिए अगर उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 4 से, तो वो त्यागेगा, और 4 से ज्यादा होगा तो ग्रहण करेगा। कितने, 8 पूरा करने के लिए जितने की जरूरत होगी। और अगर 4 है तो वो त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखता हूं, देखना आप खुद बताना चालू कर दोगे कि क्या। लेकिन सबसे पहली बात मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं 12 मैग्नीशियम में। दूसरा एग्जांपल मैं लेके चलता हूं 8 होता है ऑक्सीजन का, अभी हम लिख दिए, आपको पूरा लर्न करवा देंगे। ये 12, अब इसका कक्षीय विन्यास तोड़ो तो जरा। अच्छा, प्रोटॉन कितने बताओ पहले, 12। इलेक्ट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन दोनों में प्रोटॉन पे कौन सा आवेश, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, कट के कितने हो गए, परमाणु कैसा है, उदासीन। सिस्टम से समझना बात को। अब इसके कक्षीय विन्यास कर लेते हैं 2 8। अब मेरी बात को समझना, ये नाभिक था, ये नाभिक है, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष और ये तीसरा कोष, कितने इलेक्ट्रॉन,
ये हो गए 2, 1 2 3 4 5 6 7 और यहां कितने हो गए? अच्छा समझना, ये नाभिक में कितने थे? +12। और राइट साइड जो इलेक्ट्रॉन बटे हुए कितने हैं? कट के कितने हो गए? अब इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? अस्थायी है कि स्थायी है? 4 से कम की ज्यादा? कम में क्या करता है ये? इस 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और जब त्याग देगा तो त्यागने के बाद कितना बचा भाई? 2 8। अब संयोजी कोष ये वाला हो गया कि नहीं? अब उसके 8 हो गए, अब वो स्थायी हो गया। तो आप समझ लो कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो क्या अंदर के प्रोटॉनों को कोई फर्क पड़ा था क्या? वो तो नाभिक के अंदर पूरे पैक है ना, वो तो अभी भी +12 है कि नहीं? तो 12 जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से गया कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अब +12 नहीं रहे भाई, थोड़ा यहां समझो। ये +12 तो ये कितना हो गया? माइनस। गणित के हिसाब से कैलकुलेशन में कितना आया? इसीलिए मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है? याद है अभी 1-2 दिन पहले के लेक्चर्स में मैंने डायरेक्ट सोडियम पे सिंगल प्लस लिखा था, मैग्नीशियम पे डबल, एल्यूमिनियम में ऐसा। अब बात समझ आ रही? अब सारांश आप समझ लो, ये तो एक बार मैंने कैलकुलेशन बता दिया। जिस किसी के संयोजी कोष में 4 से कम होंगे वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 1 धन आएगा, 2 त्यागेगा तो 2 धन, 3 में 3 और 4 में 4 आएगा। सोडियम में 1 धन क्यों होता था? क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11, तो 2 8। अब डायरेक्ट सीख जाओ। ये एल्यूमिनियम का कितना है भाई? 13, 2 8 3। इसीलिए कितने प्लस होते थे? अब मेरी बात समझ आई कि कैसे आयन बन गया? क्लियर बिल्कुल। और अब देखते हैं थोड़ा ऑक्सीजन के बारे में। दानी वाले को देखे तो थोड़ा सा लेने वाले को भी देख सकते हैं। ये देखो 8 होता है, 8 को कितना लिखोगे? अब समझना बात को, ये हुआ नाभिक, यहां बता दें, ये हुआ नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन 2, ये इसमें 1 2 3 4 5 और अष्टक पूरा है। 4 से ज्यादा है, क्या करेगा? अब इसके पास उल्टे आने वाले हैं बाहर से भाई 2 इलेक्ट्रॉन। तो देख लो पहले प्रोटॉन कितना था इसका? 8, इलेक्ट्रॉन 8, पहले कितना था? लेकिन अब क्या होगा? प्रोटॉन को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, लेकिन यहां 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ये -8 अब कितना बन जाएगा? कैलकुलेशन में कितना आ गया? तो ऑक्साइड के ऊपर क्या हुआ? अब स्थायी हुआ। बात समझ आई? बहुत सिंपल तरीका है, अगर उसके अंदर गहराई में घुस गए ना तो केमिस्ट्री इतनी सो इजी होगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बात समझ आ गई? फाइनली सारांश पूरा क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर का यहां से यहां तक का जो सारांश, जो एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो गया, स्थानांतरण में हुई इलेक्ट्रॉन का आना जाना, तो एक बार इसको पूरा हम पहले सुन लेते हैं इस लेक्चर को। ये सारांश मैं इसलिए बता देता हूं कि जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि लेक्चर का, जैसे मान लो 32 मिनट का लेक्चर है, कभी सारांश सुनना है बस आपको, सीधे आप चल जाओ 30 मिनट आगे, 2 मिनट में आप सारा तो पूरे का सारांश, क्योंकि एक बार पढ़ चुके होगे ना हम। तो सुनो, परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक, ऐसा डाल्टन कंसेप्ट था, किंतु आगे चल के इसे विभाजित किया गया और आज वर्तमान परिभाषा है किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र नहीं रहता। यह बात आप समझ आ रही होगी, स्वतंत्र नहीं रहता है, परमाणु कहलाता है। और परमाणु अत्यधिक ऊर्जा युक्त कण होता है, परमाणु को तोड़ा जा सकता है। इसके 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इसके केंद्र में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है जिससे नाभिक बनता है, नाभिक पे धनावेश होता है जिसके लिए प्रोटॉन जिम्मेदार होता है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, 2 तरीके से चक्कर लगाते हैं, चक्रीय और कक्षीय गति। और नाभिक के चारों ओर वह वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश कहते हैं, जिनकी संख्या 7 होती थी, जिनका नाम K-L-M-N-, दिया जाता है। इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। और कोषों में इलेक्ट्रॉनों को भरना कक्षीय विन्यास कहलाता है। और इस कक्षीय विन्यास के दौरान एक अष्टक का नियम लागू हो जाता है। अष्टक के नियम के आधार पर कक्षीय विन्यास करने पर एक कोष यदि किसी परमाणु में है तो 2 इलेक्ट्रॉन और 1 से ज्यादा हो तो असंयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
तो उसे स्थायी माना जाता है, और यदि ऐसा नहीं है तो अपने संयोजी कोष में अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है, जिसे हम कहते हैं कि परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉनों को या तो दान करता है या तो ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में 4 से कम होने पर इलेक्ट्रॉन दान करता है, तब परमाणु धनायन बन जाते हैं, और जब वो ग्रहण करता है परमाणु ऋणायन बन जाता है, और ये जो आयन होते हैं उस परमाणु की तुलना में काफी क्रियाशील होते हैं। तो ये एक आज सारांश था इस लेक्चर का। कल के लिए आपके पास एक काम हम दे रहे हैं, परमाणु क्रमांक 1 से लेके 18 तक, परमाणु क्रमांक यहां तक के तत्वों के नाम और प्रतीक, ये आपको याद करके आना है। जो आपको बुक ना हो तो अभी मैं एप्लीकेशन में डाल दूंगा उसको, और उसको आप कल जो है वो करके आएंगे। ठीक है, थैंक्स।